नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लगातार जीके जीएस की जो प्रैक्टिस सेट की क्लास में चला रहा हूँ, उसका जो सेट नंबर 27 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपका एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट, आपको बताना है कि जो सिंधु जल संधि है 1960 की, यह भारत और किस देश के मध्य एक समझौता है। सिंधु जल संधि भारत और किस देश के मध्य एक संधि है। तो आप याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में यह जल समझौता किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न आपके सामने है, हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। जो हम्पी के स्मारक समूह हैं, जो आपको कर्नाटक के बेल्लारी नामक जगह पर मिलेंगे। कर्नाटक के बेल्लारी में जो है, कर्नाटक के बेल्लारी नामक स्थान पर ये हम्पी के स्मारक समूह मिलेंगे। तो हम्पी के जो स्मारक समूह हैं, इनको किस वर्ष में जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, यही पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1986 में। ये वर्ष आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1986 आपका राइट आंसर जाएगा। इसी वर्ष में हम्पी के स्मारक समूह को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तथा हम्पी के जो स्मारक समूह आपको मिलेंगे बेल्लारी नामक स्थान पे, तथा बेल्लारी कहाँ पर है, तो कर्नाटक में स्थित है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी आइए डिस्कस कर लेते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप नोट डाउन करते चलिएगा, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। पहला आप याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट, ताजमहल। ताजमहल को जो है किस वर्ष में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो ताजमहल को 1983 में किया गया था। याद रखिएगा, 1983 में ताजमहल को किया गया था। और सेकेंड वाला याद रखिएगा, आगरा का किला। आगरा में ही आपको मिलेगा आगरा का किला। तो आगरा का किला भी आपका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको किस वर्ष में किया गया था, तो इसको किया गया था अगेन 1983 में ही इसको किया गया था। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा अजंता की गुफाएं जो हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये दोनों आपको मिलेंगी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो अजंता और एलोरा की गुफाओं, इन दोनों को भी 1983 में ही जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया था, घोषित किया गया था। आप याद रखिएगा। तो 1983 में 4 इम्पॉर्टेंट भारत की साइट्स हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला हो जाएगा आगरा, दूसरा आगरा का किला हो जाएगा पहला, दूसरा ताजमहल हो जाएगा, तीसरा अजंता की गुफाएं, चौथा एलोरा की गुफाएं। ये 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत के, जिनको 1983 में घोषित किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और है, हाँ, तो सांची का स्तूप कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सांची का जो स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में, इसको 1989 में 1989 में जो है सांची के स्तूप को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र की हमने बात की थी। तो महाराष्ट्र में एक और गुफा है जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा की गुफाओं को किस वर्ष में घोषित किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो 1987 1987 में जो है आपकी जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा आगरा में एक और जगह है, आगरा की 2 जगह मैंने आपको बताई हैं। एक तो ताजमहल बताया और एक मैंने आपको आगरा का किला बताया। आगरा में एक और जगह है जिसका नाम है फतेहपुर सिकरी का किला। तो फतेहपुर सिकरी का जो किला है, इसको भी 1986 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर कौन सा युद्ध क्षेत्र स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर जो है यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा भारत का जो सबसे लंबा ग्लेशियर है वह सियाचिन ग्लेशियर ही है। इसकी लंबाई आप बताइएगा कमेंट में कि सियाचिन ग्लेशियर की जो है वर्तमान में कितनी लंबाई है, कितने किलोमीटर लंबा है आपका सियाचिन ग्लेशियर। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रभावी हुआ था।
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 जुलाई 1947 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सल्फर का साधारण नाम क्या है? सल्फर का साधारण नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होता है सल्फर का साधारण नाम। तो आप याद रखिएगा सल्फर का जो साधारण नाम है वो ब्रिमस्टोन होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रिमस्टोन। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की स्थापना जो है भारत के किस शहर में की गई है? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की यहाँ पे बात हो रही है, इसकी जो स्थापना है भारत के किस शहर में की गई है आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा यह आपको कहाँ पे मिलेगा, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी तो हैदराबाद में आपको मिलेगा, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जो हैदराबाद में स्थापित की गई है, जिसको हम स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी के नाम से जानते हैं। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी यह कहाँ पर है? तो गुजरात में आपको मिलेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आपके सरदार पटेल की प्रतिमा है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस जो है किसकी प्रतिमा है और इसको कहाँ पर लगाया गया है भारत में? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? शरीर क्रिया शास्त्र के जनक के रूप में, भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में, जेनेटिक्स के जनक के रूप में, या जीव शास्त्र के जनक के रूप में? राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेंडल को जो है हम जेनेटिक्स के जनक के रूप में जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जेनेटिक्स के। एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, कितने गुणसूत्र होते हैं? तो टोटल आपके 46 गुणसूत्र होते हैं मानव कोशिका में। अगर जोड़े की बात करें तो इसको हम 23 जोड़ा कहते हैं, जोड़ा पूछ ले तो 23 जोड़ा, अगर टोटल पूछ ले तो आपका हो जाएगा 46। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 23 इंटू 2 करेंगे तो आपका 46 हो जाएगा, तो टोटल आपका 46 हो जाएगा। अगर जोड़ा पूछ ले तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मानव की कोशिका में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 46 यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? फास्फोरस का जो प्राकृतिक रूप से भंडारण होता है वो कहाँ पर होता है? कहाँ? तो आप याद रखिएगा चट्टानों में, आप याद रखिएगा चट्टानों में जो है फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण होता है, यानी कि ऑप्शन आपको जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, फास्फोरस का जो प्राकृतिक भंडारण है कहाँ से होता है? तो आप याद रखिएगा चट्टानों। तो और राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पौधों में रंध्र का खुलना एवं बंद होना किस प्रक्रिया पर निर्भर करता है? बताइएगा कि पौधों में जो रंध्र होते हैं उनका खुलना और बंद होना किस प्रोसेस पर, किस प्रक्रिया पर निर्भर करता है? तो यह आपका निर्भर करता है प्रकाश पर, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? जो हमारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है इसका गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1985, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हमारे कौन है? कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है? तो एडम स्मिथ, याद रखिएगा आप, एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, एडम स्मिथ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? आप में जो आपको बताना है कि जो बोकारो स्टील इंडस्ट्री है इसकी स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपकी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, आपका जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, सॉरी यहाँ पे आपका द्वितीय नहीं होगा, यहाँ पे सॉरी आपका क्या हो जाएगा? तो आपका जो बोकारो वाला है हाँ तो तृतीय होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही
बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। वहीं आपका जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है, आपका जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इसके दौरान 3 इम्पॉर्टेंट जो है इस्पात कारखाने लगाए गए थे। कौन कौन से? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। आप याद रखिएगा, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जो इस्पात कारखाने थे ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए गए थे, लेकिन बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जो स्थापना यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय काल कब से कब तक था? तो 1961 से लेके 66 तक चली थी आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी यह अपने लक्ष्य को पाने में असफल रही थी, विफल रही थी, क्योंकि इसी समय काल में जो है 3 इम्पॉर्टेंट घटनाएं घटित हो गई थी। पहला भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था 1965 में, इसके बाद भारत चीन युद्ध हो गया था 1962 में, और इसके बाद 1965-66 में 1965 और 66 के दौरान भारत में सूखा पड़ गया था। इन 3 घटनाओं के कारण ही यह जो योजना थी तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल रहती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बहुत बड़े एग्जाम इसके बारे में पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी आपको बताना है कि कौन सा है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? तो विश्व का जो सबसे विशाल ज्वालामुखी है वह आपका मौना लोवा है। आप याद देखिएगा, जो मौना लोवा है यह विश्व का सबसे क्या है? तो विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, मौना लोवा, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा मौना लोवा की स्थिति कहाँ पर है? तो मौना लोवा जो ज्वालामुखी है यह यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित है। यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो हवाई क्षेत्र, हवाई द्वीप है, इसी हवाई द्वीप में ही आपको मिलेगा यह मौना लोवा ज्वालामुखी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं क्राकातोआ ज्वालामुखी कहाँ का है? तो क्राकातोआ जो ऑप्शन बी वाला ज्वालामुखी है यह आपको मिलेगा कहाँ पर? तो यह मिलेगा जावा व सुमात्रा के मध्य स्थित है, एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है क्राकातोआ। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा माउंट किलिमंजारो जो ऑप्शन में आप डी देख पा रहे हैं, माउंट किलिमंजारो यह ज्वालामुखी आपको कहाँ पर मिलेगा? तो तंजानिया में आपको मिलेगा माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 अप्रैल को। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आपको मिलेगा रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कोशिका का कौन सा भाग जो है प्रोटीन संश्लेषण में सर्वाधिक सहायक होता है? कोशिका यानी कि सेल का कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा राइबोसोम। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया। जो राइबोसोम होता है यह प्रोटीन संश्लेषण में सर्वाधिक सहायता करता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। वायुमंडलीय दाब की जो गणना है सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। और वायुमंडलीय जो दाब होता है उसकी जो गणना है सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो गणना है वान ग्यूरिक ने की थी सर्वप्रथम बार, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वान ग्यूरिक ने। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस मतलब कौन सा शहर जो है यांगसी नदी के मुहाने पर स्थित है? उस शहर का आपको नाम बताना है जो शहर यांगसी नदी के मुहाने पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों आपके चाइना के शहर हैं। तो इसमें से कौन सा जो शहर है वो आपका यांगसी नदी के किनारे अवस्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यांगसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो आपका संघाई, जो संघाई सिटी है, जो संघाई शहर है आपका, यह यांगसी नदी के किनारे स्थित है, उसके मुहाने पर स्थित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो डी वाला दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है, यांगसी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया वो है, मूल कर्तव्यों की संतुष्टि जो है किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? यानी कि मूल कर्तव्यों को जो है
भारतीय संविधान में शामिल करने की जो सिफारिश है किस समिति ने करी थी? तो आप याद रखिएगा, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की जो सिफारिश थी यह किसने करी थी? तो आप याद रखिएगा, यह सिफारिश करी गई थी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर ही, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर ही हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, हमारे जो मूल कर्तव्य जिनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जानते हैं, इनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तथा वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में है तथा इसके लिए अमेंडमेंट किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी कि कानून के सामने सब एक समान है, यह जो अधिकार है, यह जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि ये हमारा मूल अधिकार है, तो यह किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल 14। आप याद रखिएगा, आर्टिकल 14 के तहत जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा जो है कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता अर्जन कर सकता है किस आधार पर? यानी कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता किस आधार पर अर्जित कर सकता है? तो आप याद रखिएगा, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के माध्यम से, इन तीनों आधार पर जो है कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को धारण कर सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कॉमनवेल्थ नामक पत्र के संपादक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि जो कॉमनवेल्थ नामक पत्र था इसके संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉमनवेल्थ नामक पत्र के संपादक के बारे में आपको बताना है कि यह जो पत्र है किसके द्वारा लिखा गया है, मतलब किसके द्वारा संपादित किया जाता था कॉमनवेल्थ पत्र। तो आप याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ और एक और पत्र था जिसका नाम था न्यू इंडिया। न्यू इंडिया, इन दोनों का संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो एनी बेसेंट से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एनी बेसेंट के द्वारा ही इन दो पत्रिकाओं का संपादन किया जाता था, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं ऑप्शन डी, भीमराव अम्बेडकर के बारे में आइए बात कर लेते हैं, इनके द्वारा कौन सी पत्र पत्रिकाएं निकाली जाती थी? तो आप याद रखिएगा, एक हो गया बहिष्कृत भारत, एक हो गया बहिष्कृत भारत जो है मराठी भाषा में निकाली जाती थी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। इसके बाद एक था मूक नायक। तो इन दो पत्र पत्रिकाओं का आप याद रखिएगा जो भीमराव अम्बेडकर जी से रिलेटेड है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी कोई पत्रिका निकाली गई थी? तो हाँ, आप याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 3 इम्पॉर्टेंट, एक तो केसरी हो गया, यहाँ पे बीजी तिलक की हम बात कर रहे हैं तो केसरी हो गया। केसरी किस भाषा में प्रकाशित होती थी? तो केसरी जो है यह मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। इसके अलावा केसरी के बाद आपका हो गया मराठा किस भाषा में प्रकाशित होती थी? तो मराठा जो है आपकी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। और एक था आपका गीता रहस्य। तो इन 3 इम्पॉर्टेंट पत्र पत्रिकाओं का संबंध किससे हो जाएगा? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक से। तो आप याद देखिएगा, गीता रहस्य, केसरी और मराठा। केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में होता था और मराठा पत्रिका का प्रकाशन जो है अंग्रेजी भाषा में होता था। इन 3 पत्रिकाओं का संबंध हो जाएगा किससे? तो बाल गंगाधर तिलक से। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ पत्रिकाएं जो है महात्मा गांधी के द्वारा भी निकाली गई थी। कौन कौन सी थी? तो इनके बारे में आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं निकाली जाती थी। इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 1925 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? 1925 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता के बारे में आपको बताना है। राइट आंसर देने की आप कोशिश करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1925 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता किसने करी थी? तो सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा आप, सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925 के सेशन की अध्यक्षता करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू। कहाँ पर हुआ था यह सेशन? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में यह अधिवेशन हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा ये पहली भारतीय महिला बनी थी जिनके द्वारा कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करी गई थी। तो सरोजिनी नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? आपको बताना है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था यह कब आयोजित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके 3 इंपॉर्टेंट गोलमेज सम्मेलन हुए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो पहला जो आपका गोलमेज सम्मेलन था यह कब हुआ था? 1930 में। आप याद रखिएगा, पहला जो गोलमेज सम्मेलन था यह नवंबर 1930 में स्टार्ट हुआ था और चला था जनवरी 1930 तक। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा ये जो आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन थे, आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो ये तीनों जो आपके गोलमेज सम्मेलन थे ये लंदन में आयोजित किए गए थे। तो पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। इसके बाद इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा किसने लिया था? तीनों में भागीदार करने वाले लीडर थे आपके अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर साहब ने जो है इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन राजनेता थे? तो आपके अम्बेडकर साहब थे। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। आप याद रखिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड जो है इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा एकमात्र गोलमेज सम्मेलन कौन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था? तो आप याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था जाकर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। येलो रिवर निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? आपको बताना है। येलो रिवर, जिसको हम वांगहो नदी के नाम से भी जानते हैं, तथा वांगहो नदी यह जो है आपकी चीन का शोक भी कही जाती है। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चीन से बहती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। येलो रिवर को हम वांगहो रिवर के नाम से भी जानते हैं और यह जो है चीन का शोक भी कही जाती है। चीन का शोक भी हम इसको कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, नाथुला दर्रा जो है भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? नाथुला दर्रा, तो नाथुला पास यानी कि नाथुला दर्रा जो है भारत को चीन से जोड़ता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नाथुला दर्रा आपको मिलेगा किस भारतीय राज्य में? तो सिक्किम में आपको मिलेगा नाथुला दर्रा। यह चीन को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया के नाम से हम किसे जानते हैं? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो आप याद देखिएगा, नैनीताल, झीलों का शहर हम इसको बोलते हैं नैनीताल को। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, नैनीताल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नैनीताल आपको कहाँ मिलेगा? तो उत्तराखंड में आपको मिलेगा नैनीताल। तथा इसको भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? एक तरफ कुछ इंपॉर्टेंट खेल से रिलेटेड कप दिए गए हैं और उनका संबंध दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है। तो आगा खां कप का संबंध किससे हो जाएगा? तो आगा खां कप का संबंध आपका फुटबॉल से है, बिल्कुल सही दिया गया है। उबर कप का संबंध आपका गोल्फ से है, जो कि गलत दिया गया। उबर कप का संबंध गोल्फ से नहीं बल्कि बैडमिंटन से है। किससे? तो बैडमिंटन से रिलेटेड आपका है उबर कप। इसके अलावा डूरंड कप का संबंध हॉकी से नहीं है बल्कि किससे? फुटबॉल से है, रिलेटेड आपका डूरंड कप है फुटबॉल से। और इसके बाद आपका राइडर कप, तो राइडर कप का संबंध किससे हो जाएगा? तो राइडर कप का संबंध आपका गोल्फ से हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सुमेलित था, बाकी तीनों आपके सुमेलित नहीं थे। तो राइडर कप का संबंध आपका गोल्फ से हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो तन्वी शाह, ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तन्वी शाह जो है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है। इनको जो है जय हो गाने के लिए यह ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से एसएससी जीडी के लिए जो प्रैक्टिस सेट नंबर 27 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।